नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है और उनके रायबरेली से पर्चा दाखिल करते ही मेन स्ट्रीम का मीडिया सबसे ज्यादा पागल हुआ जा रहा है, क्योंकि वो अमेठी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी के तमाम बयानों को फ्लैश कर रहा है और वहीं नरेंद्र मोदी के ट्वीट को भी बार बार दिखा रहा है और सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी डरकर अमेठी से भाग गए। अब ये जो कुछ भी वो बोल रहे हैं दोनों नेता, स्मृति और नरेंद्र मोदी, ये सारा का सारा प्रचार मैं समझता हूं राहुल गांधी की जो रायबरेली सीट है उसका प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं आज यहाँ 1, 2 नहीं 3, 4 बार प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जो पहला प्रश्न तो ये है, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली सीट की मैं व्याख्या करूंगा। रायबरेली सीट कब बनी, कब चर्चा में आई, ये बात बहुत जरूरी है अपने दर्शकों तक ले जाने के लिए और आम आवाम के लिए। रायबरेली सीट 1952 में बनी थी और इससे पहली बार इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और राहुल गांधी के दादाजी चुनाव लड़े थे और वो जीत कर गए थे। तब से ये सीट चर्चा में आई और उसके बाद यहाँ का जो विकास हुआ वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई गई और वो आज तक चलती है। मैं आपको बता दूं, फिरोज गांधी की चुनावी और जो सांसदी थी उसके बाद 1967 में जब उनकी डेथ हो गई तो 1967 में पहली बार उनकी पत्नी, कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी और फिर वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही। एक बार वो चुनाव हारी भी थी यहाँ से, लेकिन उसके बाद वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही। और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थी 1985-84 में, उस समय भी वो रायबरेली से ही सांसद थी। तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े और उसके बाद राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही लगातार। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सीट गांधी परिवार की पारिवारिक सीट है, उन्हीं के परिवार से ये सीट डेवलप हुई थी और इस सीट पर पिछला चुनाव भी, जब पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई थी कांग्रेस पार्टी, तब भी रायबरेली की पब्लिक ने सोनिया गांधी को भारी बहुमत से चुनाव जिताया था। तो पिछला जो अभी राज्यसभा का चुनाव था उसमें सोनिया जी राज्यसभा से, राजस्थान से राज्यसभा में चली गई और उसके बाद ये सीट खाली हो गई और उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी कि थैंक यू रायबरेली के भाई बहनों कि आपने मेरे को अब तक अपना नेतृत्व करने के लिए चुना और अब मैं यह सीट छोड़ रही हूं, लेकिन मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां से फिर चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मैं अब आपको ये बता दूं कि ये बार बार जो कहा जा रहा है स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी का कि वो यहां से भाग गए, तो ये कहना गलत है। मैं आपको और साफ कर दूं,
कांग्रेस की एक रणनीति के तहत, हालांकि हम इस चीज़ को अपने पिछले वीडियो में व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन आज हम व्याख्या करना चाहते हैं कि ये फैसला आज नहीं, ये फैसला तो उसी समय हो गया था जब सोनिया जी ने ये सीट छोड़ी थी और रायबरेली के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये कोई आज का फैसला नहीं है और इंटरनल कांग्रेस की पूरी तैयारी चल रही थी कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कोई छोटा मोटा या तत्काल 24 घंटे में लिया गया फैसला नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने फैसला किया है। दूसरी बात, अब आपको हम बता दें कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी का जो नाम चलाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ सकती थी, क्यों नहीं लड़ी, और अमेठी से राहुल को लड़ना चाहिए था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो खबरें, अपनी अपनी खबरें बनाने का खेल है। और गोदी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को, खासतौर पर विपक्ष को बदनाम करने के अलावा और उस पर कोई काम नहीं है। वो जो शो करता है, जो चर्चा करता है, वो ऊपर से निर्धारित होते हैं। आईटी सेल उनको भेजता है कि आज आपको ये शो करना है, ये करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने के बाद स्मृति ईरानी की स्थिति 70 से 80% डाउन हो गई है, नीचे हो गई है। क्योंकि स्मृति ईरानी का जो चुनाव प्रचार है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ती हैं या राहुल गांधी का नाम लेकर के अपने भाषण की शुरुआत करती हैं। जब वहाँ राहुल गांधी ही नहीं होंगे और तब उनकी स्थिति क्या होगी। जब राहुल गांधी सामने नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगी कि राहुल गांधी मुझसे डर के भाग गए। तो ये जो कुछ भी बोलेंगी वो कांग्रेस का प्रचार होगा। आप जानते हैं कांग्रेस इस समय आर्थिक तौर पर गर्दिश से गुजर रही है, क्योंकि उस पार्टी के पास पैसा नहीं है, और जो पैसा है भी थोड़ा बहुत तो उसके खातों पर सीज करने का आपको मालूम है अंकुश लगा हुआ है इनकम टैक्स के द्वारा। तो ये चीज़ें बहुत सारी मायने रखती हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों ही यहाँ पर खप जाते और चुनाव में खड़े हो जाते तो फिर उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था जो देश में दूसरी सीटों पर जाकर के प्रचार कर सके। तो ये बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को अभी स्टार प्रचारक के रूप में छोड़ा गया है। और वो आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी बहुत ही मारक और लोगों को एहसास कराने वाला, गुड फील कराने वाला भाषण देती हैं और सारी स्थिति से अवगत कराती हैं। तो इसके लिए उन्हें छोड़ा गया है। अब बात आती है कि रायबरेली में जो राहुल गांधी का आज का जो इलाका है, जहाँ से वो पार्टी ऑफिस से कलेक्ट्रेट के लिए निकले थे, तो भारी मात्रा में भीड़ थी। कुछ महिलाएं तो यहाँ तक कहती सुनी गई कि हम कभी घर से नहीं निकलते, लेकिन राहुल गांधी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसलिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर के दर्शन करने आए। तो लोगों के दिमाग में किस तरह की भावनाएं और बातें चल रही हैं, ये सब देखने का मसला है। अमेठी के बारे में जो मैंने अभी रायबरेली की पूरी स्थिति बताई, इसी तरह मैं अमेठी को लेता हूँ। अमेठी सीट कब डेवलप हुई, ये बहुत पुरानी कहानी है। 1952 से लेकर के 80 तक का समय, आप कितना समय मानते हैं, लगभग 28 साल बाद अमेठी की सीट 1980 में डेवलप हुई। जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद संजय गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया। तो संजय गांधी ने यह सीट डेवलप की थी और उसके बाद फिर लगातार संजय गांधी की तो फिर मौत हो गई थी एक ही चुनाव लड़ने के बाद। दूसरी फिर राजीव गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे और फिर बहुत सारी और चीज़ें रही, लेकिन ये सीट हमेशा गांधी परिवार के पास ही रही। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि पिछला चुनाव जो 2019 का चुनाव था, ये राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। तो उन्हें
फोकस करने के लिए एक चांस मिल गया स्मृति ईरानी को। चूंकि आप जानते हैं स्मृति ईरानी बोलने में तो बहुत माहिर हैं ही, और काम वाम तो करना अलग बात है, लेकिन वो भाषण बहुत अच्छा दे लेती हैं और उनका टारगेट और सिर्फ राहुल गांधी रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर जो नेशनल मीडिया है, जो कुछ भी उनके साथ इर्द गिर्द रहता है, वो खूब छापता भी है उनको बोल, और उनके भाषण भी सुनवाता है। हालांकि अब की बार केएल शर्मा उनके सामने हैं। केएल शर्मा के बारे में आपको बता दूं, अभी से ये प्रचार शुरू हो गया, आज सवेरे से ही, कि केएल शर्मा विदेशी हैं। विदेशी कहने का अर्थ मतलब दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, बाहरी उम्मीदवार हैं। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि केएल शर्मा क्या है। केएल शर्मा राजीव गांधी के ज़माने से वहाँ पर काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के एज लीडर के रूप में उन्होंने यह काम शुरुआत की थी, और तब से लेकर के वो अब तक सोनिया गांधी और जो कुछ भी मतलब अमेठी की जो सीटें थी उन दोनों की देखरेख करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, और उसके बाद फिर उन समस्याओं को ले जा करके दिल्ली के माध्यम से सॉल्व भी कराते थे। तो केएल शर्मा को एक तो ये बड़ी भूल हो सकती है लोगों की कि केएल शर्मा नए हैं और कुछ नहीं जानते। केएल शर्मा का इतिहास है कांग्रेस में 40 साल का, और इसी क्षेत्र में उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई है, दोनों सीटों पर, रायबरेली पर भी और अमेठी पर भी। तो आपको मालूम है कि जो व्यक्ति 40 साल से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहा हो, उनकी समस्याएं सुनता रहा हो और वो समस्याएं दिल्ली में ले जा करके उठाता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गांधी परिवार ने और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे सर ने मेरे को ये चांस दिया है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूं। और तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या मुझसे ये कहते हैं कि मैं बाहरी हूँ, मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, उनका ये कहना है, और मैं ये सीट जिता करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अब घेराबंदी स्मृति ईरानी खुद ही अपने आप कर रही हैं, क्योंकि वो केएल शर्मा का नाम लेकर के अब राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहती हैं कि वो भाग गए यहाँ से ही। तो अमेठी की जनता सब चीज़ जानती है। अमेठी में निराशा थोड़ी सी ये हुई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो शायद बहुत कुछ अच्छे से मतलब चुनाव होता, लेकिन केएल शर्मा को भी वहाँ के लोग मानते हैं, और अमेठी बहुत ही शानदार सीट है, केएल शर्मा के लिए मुफीद भी है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ये सीट अपने पास रखेंगे नहीं रखेंगे, ये चर्चा भी गोदी मीडिया में शुरू हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे। पहली बात तो कुछ टीवी चैनल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे ही नहीं, तो बीजेपी जीतेगी। तो ख्याली पुलाव पकाने में तो भारत का मीडिया बहुत ही शानदार तरीके से पुलाव को पकाता है, लेकिन अंत में क्या होगा ये शायद उसको नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल वो ऐसी ऐसी चीज़ें खोज कर ला रहा है कि जिनका न कोई सिर है न कोई पैर है। तो खैर, अब मैं आपको बता दूं कि सीट कोई भी छोड़ी जाए, चाहे वायनाड छोड़ी जाए, चाहे रायबरेली छोड़ी जाए, इसके लिए पूरी तैयारी है अंदर खाने। अभी हम उसका कोई यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मसला है। अब बात आती है कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को कितने मार्जिन से जिताती है। जब इस तरह के मार्जिन पैदा होते हैं तो फिर नेता को कहने में, अपनी बात रखने में, जनता को समझाने में थोड़ी सहूलियत मिलती है। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड में खुद ही ये कहा है कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा, ये बात सच है, और निश्चित तौर पर उनके पास प्रत्याशी है, और वायनाड छोड़ते हैं तब भी उनके पास बहुत भारी भरकम प्रत्याशी है, और रायबरेली छोड़ते हैं तो भी उनके पास बहुत भारी भरकम प्रत्याशी है, क्योंकि चुनाव 6 माह में कराना होता है और शायद विद इन ए मंथ सीट छोड़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के ये सब बात की कहानियाँ होंगी। फिलहाल तो ये है कि राहुल गांधी कितने मार्जिन से जीतते हैं और वो जीत कहाँ जाकर के टिकती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि
कि इधर के किशोरीलाल शर्मा ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है अमेठी में, और इधर राहुल गांधी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे को लिखें, बताएं और अपनी बात कहें, जो भी आपको कोई टिप्पणी करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इस मुद्दे पर अभी और चर्चा जारी रखूंगा, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा करना है, पूरी कहानी बतानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिरकार ये डिसीजन कब हुआ। लोगों का मत ये है कि ये डिसीजन रातों रात हो गया है। ऐसा नहीं है, ये डिसीजन रातों रात नहीं लिया गया है। ये बहुत सोच समझ के और लंबी कहानी है इसके पीछे, जिससे लोगों को शायद अवगत कराना भी हमारा पत्रकारिता का धर्म है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी वैसे तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये लोगों का जो मत है वो कहते हैं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। रायबरेली सीट एक ऐसी सीट है जहां से राहुल गांधी की जो फैमिली है उसको बहुत कुछ लिया दिया है। क्योंकि जब ये सीट शुरुआत में 1952 में इस सीट की स्थापना हुई थी, और उस समय राहुल गांधी के जो दादा थे फिरोज गांधी, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उनके नाना फूलपुर इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। फूलपुर सीट भी राहुल गांधी के परिवार की सीट मानी जाती है, क्योंकि वो उस सीट पर हमेशा ही नेहरू जी चुनाव जीतते रहे, जब तक वो जिंदा रहे तब तक। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने से कहाँ तक सीटें हैं वो प्रभावित होंगी। देखिए, अभी ये तीसरे चरण का चुनाव शुरुआत हुई है, जिसमें आगरा मंडल भी शामिल है, और उसके बाद फिर कानपुर की शुरुआत होगी, और लखनऊ वगैरह। तो ये जो राहुल गांधी का जो वहाँ से लड़ना है, उसकी हवा दूर तक फैलेगी, और वो हवा अमेठी को तो चपेट में ही ले लेगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में कोई अंतर नहीं है। बीच से सड़क निकलती है इलाहाबाद टू लखनऊ। पश्चिम की तरफ रायबरेली है और पूरब की तरफ अमेठी है। दोनों जिलों के बीच से होकर के ये सड़क निकलती है, और वहाँ पर कोई आपस में कोई मन और मतभेद नहीं है। इधर की जनता उधर, उधर की जनता इधर, पूरे मामले को एक दूसरे से शेयर करती है। तो कुल मिलाकर के ये सीट जो राहुल गांधी वहाँ से लड़ेंगे, ये इतनी धमाकेदार होगी कि इससे कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटें भी बहुत अच्छे से निकलेंगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से छुपी हुई बात है, नेचुरल सी बात है। भाई, रायबरेली उनकी परंपरागत सीट है, तो एक विरासत है सोनिया गांधी की, उसको उनके बेटे संभाल रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है। हालांकि मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी जितनी बार राहुल गांधी का नाम लेंगी, उतनी बार ही राहुल का प्रचार होगा। वैसे राहुल को पोस्टर लगाने पड़ते कि रायबरेली चले गए, अमेठी से भाग गए। तो ये जो दो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस राहुल गांधी को या कांग्रेस को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं और स्मृति ईरानी बोलती है, इसके तो कुछ पर्चे और पोस्टर कांग्रेस को छपवा लेने चाहिए। थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू स्मृति ईरानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के पोस्टर लगा करके जनता में बांट दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भाई हमें तो प्रचार भी नहीं करना पड़ रहा, हमारा प्रचार तो नरेंद्र मोदी और उनकी जो सहयोगी मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो खुद ही कर रही हैं। तो ये मैं और बात कहना चाहता था। कांग्रेस को ये एक सलाह, नेक सलाह है, मैं देना चाहूँगा कि इस तरह के थैंक यू भरे जो पोस्टर और बैनर लगवा देने चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी थैंक यू, कांग्रेस आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो थैंक यू वेरी मच, मेरी भी थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। राहुल गांधी के रायबरेली से और केएल शर्मा के अमेठी से पर्चा भरने के बाद जो सर्वे अभी तक चल रहे थे उस पर भी मेरा चर्चा करने का मन है।
जो सर्वे अभी तक चल रहे थे उसमें कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सब सीटें हार रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी से पर्चा भरा, उसके बाद सर्वे ही उलट गए। ये कोई, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैंने 2 सर्वे को देखा सवेरे से अब तक। तो एक तो न्यूज़ 24 का सर्वे है, वो भी गोदी मीडिया में शामिल है। उसने अचानक से पूछा कि कौन जीतेगा क्या है रायबरेली में, तो कांग्रेस या, तो कांग्रेस के लिए 96% रायबरेली जीत रही है और मात्र 4% भारतीय जनता पार्टी का सर्वे दिया है। ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल का भी मैंने को देखा, उस पर भी 98% अमेठी कांग्रेस जीत रही है और 2% बीजेपी के लिए रखा है वोट परसेंट। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। सर्वे अचानक से क्यों पलट गए? सर्वे वही, जो भी कोई वेबसाइट पर अपनी बात लिखता है उस पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये उसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी ने 1, 2 या 2, 4, 10 वोटों के जरिए ही वो सर्वे कर लिया है। उसमें लाखों वोटों का, लाखों उन्होंने अपने उसका अंगूठे का प्रयोग किया है और दबाया है कि इसमें कौन जीत रहा है, कौन हारेगा, किसकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, आज राहुल गांधी के अचानक रायबरेली से प्रत्याशी घोषित होने के बाद और पर्चा भरने तक ही ये सारी चीज़ें स्थितियाँ सामने आई हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा वीडियो में जुड़ने से रह गया था, तो मैंने ये एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर करें फिर इसको। थैंक यू वेरी मच।